दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त मलयालम मर्डर मिस्ट्री मूवी को लेकर आया हूँ। अब भाई मलयालम मिस्ट्री मूवीज कैसी होती हैं ये हम सभी को पता है। मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत एक पुलिस स्टेशन से होती है, जहां हम डीएसपी साइमन को देखते हैं, जो आने वाले कुछ ही हफ्तों में अपने डिपार्टमेंट से रिटायर होने वाला होता है। अब इस डीएसपी की बात करें तो ये एक नंबर का घूसखोर और निर्दयी किस्म का पुलिस वाला होता है। इसको किसी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस इसकी जेब हमेशा गर्म रहनी चाहिए। खैर, अब हम देखते हैं कि इसी बीच एक मेडिकल फीमेल स्टूडेंट का केस उसके सामने आता है, जिसके साथ कुछ लोगों ने बुरा काम किया था। अब ये सुनकर पहले तो साइमन मुंह बनाने लगता है कि एक तो रिटायरमेंट के आसपास भी उसको काम करना पड़ रहा है, और दूसरा एक कॉलेज का केस होने की वजह से कोई उसकी जेब भारी नहीं करेगा। लेकिन फिर ऊपर से आ रहे प्रेशर और स्टूडेंट्स के धरना प्रदर्शन की वजह से उसे उस केस पर काम करना पड़ता है। अब कुछ दिनों की तफ्तीश के बाद उसके शक के घेरे में 4 संदिग्ध लोग आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने इंस्पेक्टर जोसेफ को उन तीनों को पकड़ने के लिए भेज देता है। इस तरह अब उन तीनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहां उनकी अच्छी खासी खातिरदारी होती है। लेकिन काफी देर तक मार खाने के बाद भी वो यही कहते रहते हैं कि सर, हमें कुछ नहीं पता, हमने किसी को कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दीजिए। तभी साइमन उन तीनों से कहता है कि अभी वो लड़की जिंदा है और उसका इलाज चल रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसके होश में आने से पहले मुझे सब सच बता दो, वरना बाद में जो होगा उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। वैसे भी तुम्हें मालूम होगा कि आजकल अगर ऐसे केसेस में किसी का नाम आ जाए तो जनता उसका क्या हाल करती है, भले उसने कुछ भी ना किया हो। अब ये सुनकर वो तीनों डर जाते हैं, और तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि सर, अगर हमने ऐसा किया होता तो आपको मिलते भी नहीं, लेकिन हमें लगता है कि ये काम उस बाला नाम के आदमी का होगा, क्योंकि वो ही अक्सर लड़कियों के कांड में शामिल होता है। ये सुनते ही जोसेफ उस पुलिस वाले को पकड़ने निकल पड़ता है, लेकिन बाला फिलहाल उस एड्रेस पर मौजूद नहीं होता जो एड्रेस इन तीनों ने उसे दिया था। इसके बाद जोसेफ आसपास के मार्केट में जाकर बाला के बारे में पूछने लगता है, और तभी अचानक वो उसे सब्जी बाजार में घूमता हुआ मिल जाता है। अब पुलिस को देखते ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में जोसेफ उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले ही आता है। फिर साइमन उससे उस कांड के बारे में पूछताछ करता है, तो बाला कहता है कि सर, आप इन तीनों का भरोसा कर रहे हैं, ये तो मेरे दुश्मन हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। मैंने किसी लड़की के साथ कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी आवाज की कपकपाहट से साइमन को समझ में आ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसकी बॉल्स को हाथ में लेते हुए कहता है कि अगर तूने कुछ नहीं किया तो कांप क्यों रहा है? अच्छा होगा कि तू सच बता दे, नहीं तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। अब दर्द की वजह से बाला से रहा नहीं जाता, और ऊपर से पुलिस से डरकर वो अपना मुंह खोल देता है कि उसने ही वो काम किया था। इस तरह अब साइमन उसको हवालात में डाल देता है, लेकिन केस खत्म होने तक बाकी तीनों को भी नहीं छोड़ता। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि बाला का पिता त्रिभुवन साइमन से मिलने सुबह सुबह उसके घर पहुंचता है, जहां साइमन अपने गार्डन में पौधों को पानी दे रहा होता है। अब त्रिभुवन साइमन से रिक्वेस्ट करता है कि सर, मेरा बेटा बेकसूर है, आप उसे प्लीज छोड़ दीजिए। ये सुनकर साइमन कहता है, अच्छा हुआ कि तुम जल्दी मेरे पास आ गए, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, इसलिए मैं बाला की चार्जशीट दर्ज करने ही वाला था। लेकिन अब तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं उसका दोष दूसरे 3 लोगों पर डाल दूंगा। पर तुम्हें पता है ना कि ये काम इतना भी आसान नहीं है, हर किसी को अपना खर्चा पानी चाहिए होता है। इस पर त्रिभुवन कहता है कि सर, फिक्र मत कीजिए, जो खर्चा होगा वो मैं देख लूंगा, आप बस मेरे बेटे को बाहर निकलवाइए। ये सुनकर साइमन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक वकील का नंबर देता हूँ जो तुम्हारी इस काम में मदद कर सकता है, इसलिए तुम जाओ और उससे बात करो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह बाला का पिता यानी त्रिभुवन उस वकील के पास पहुंचता है, जिसका नाम होता है शेखर। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये शेखर असल में साइमन का दोस्त है। खैर, अब त्रिभुवन उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद शेखर फौरन साइमन को फोन करता है। अब साइमन बताता है कि त्रिभुवन का बेटा एक लड़की के साथ हुए गलत काम की वजह से जेल में है, इसलिए उसे बता दो कि बचने के लिए क्या करना होगा। तो शेखर फोन पर कहता है, सर, ये केस बहुत पेचीदा है, इसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपए लगेंगे। अब ये सुनकर सामने बैठा त्रिभुवन समझ जाता है कि ये लोग पैसों की मांग कर रहे हैं, पर फिर भी वो कहता है कि ठीक है, मैं 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करूंगा, लेकिन तब तक आप मेरे बेटे को रिहा करवाने का इंतजाम करिए। तो इस तरह अब शेखर और साइमन त्रिभुवन से पैसे लेकर उसके बेटे को रिहा करवा देते हैं, जबकि उस केस का इल्जाम उन तीनों लोगों के ऊपर डाल दिया जाता है जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पैसे मिलने की खुशी में शेखर पैसे से भरा बैग और खाने पीने का सामान लेकर साइमन के घर पहुंचता है, जहां इतने पैसे देखकर साइमन और शेखर बहुत खुश होते हैं। अब यहीं पर हम साइमन के घर में काम करने वाले वासु को भी देखते हैं,
जिसने थोड़ी देर पहले ही खाना ऑर्डर किया था। लेकिन इससे पहले कि वो ऑर्डर कैंसिल करता, इतने में वो डिलीवरी बॉय भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब साइमन उससे कहता है कि हमें खाना नहीं चाहिए, तुम इसे कैंसिल कर दो क्योंकि ऑलरेडी घर में काफी सारा खाना आ चुका है। तो ये सुनकर डिलीवरी बॉय कहता है कि आपने ऑर्डर किया था और मैं लेकर भी आ गया, पर अभी ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए आप इसे रखो और मेरा पेमेंट कर दो। पर ये देखकर साइमन उससे कहता है कि तुम जानते भी हो कि किससे बात कर रहे हो, मैं यहाँ का डीएसपी हूँ, चुपचाप चले जाओ नहीं तो हाथ पैर तोड़कर हवालात में डाल दूंगा। इस तरह वो उसे धमकाने लगता है, लेकिन तभी शेखर और वासु उसे रोक लेते हैं। पर वो डिलीवरी बॉय उसको वार्निंग देकर चला जाता है कि पुलिस वाले हो तो क्या मनमानी करोगे, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि साइमन का एक दोस्त उसके घर पर आता है, जिसके बाद ये चारों मिलकर नशे में नाचने गाने लगते हैं। फिर रात हो जाती है तो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, जबकि साइमन ज्यादा नशे में होने की वजह से अपने बेडरूम में सोने चला जाता है। पर तभी उसे एक औरत का कॉल आता है, जिसके पास वो अक्सर समय बिताने के लिए जाया करता था। अब वो औरत उसे बुलाती है कि कई दिनों से तुम मेरे पास नहीं आए, आजकल ज्यादा काम में बिजी हो। तो साइमन कहता है कि हाँ, एक केस में बहुत बिजी था, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ पाया, पर तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही आऊंगा। और ऐसा कहकर वो नशे में सो जाता है। अब सीन यहाँ से जेल में शिफ्ट होता है, जहाँ हम जीवा नाम के कैदी को देखते हैं। जीवा के पास साइमन की फोटो होती है, जिसे आग लगाकर वो उसे गुस्से में घूरता रहता है, जिससे पता चलता है कि उसका और साइमन का कोई तो लफड़ा रहा होगा, जिस वजह से जीवा उससे बदला लेना चाहता है। खैर, अब आधी रात को अचानक प्यास की वजह से साइमन की नींद खुल जाती है। फिर वो देखता है कि वासु उसके कमरे में पानी रखना भूल गया है, इसलिए वो नीचे किचन में पानी पीने जाता है। अब जैसे ही वो पानी पीना शुरू करता है, वैसे ही अचानक उसके दरवाजे की घंटी बजती है। इतनी रात को बेल सुनकर साइमन एकदम से सहम जाता है कि आखिर इस वक्त कौन आया होगा। फिर जब वो बाहर जाकर चेक करता है तो बाहर एक कागज पड़ा होता है, जिसके ऊपर एक टॉय रखा हुआ था और साथ ही उस कागज पर लिखा होता है आई विल किल यू। अब थोड़ी देर तक साइमन सोचता है कि ये आखिर किसका काम होगा, पर फिर उसे लगता है कि ये कोई प्रैंक होगा, इसलिए वो वापस सोने चला जाता है। ठीक उसी वक्त हम देखते हैं कि एक अनजान जगह पर कोई शख्स साइमन का स्केच बनाता है और फिर गुस्से में उसे कीलों से चुभा देता है। अब इस शख्स के पास हम ठीक वैसा ही टॉय देखते हैं जैसा कि साइमन को अपने घर के बाहर मिला था, यानी मोस्ट प्रोबेबली यही वो आदमी होगा जिसने वो कागज और टॉय वहाँ पर रखा होगा। अब अगली सुबह जब साइमन अपने घर से निकलता है तो देखता है कि किसी ने उसके घर की सीढ़ियों पर एक बुके रखा हुआ है, जो कि मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा जाता है। उसे देखकर साइमन का दिमाग ठनक जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। और इसी बीच उसकी नजर अपने पड़ोसी माधवन पर पड़ती है, जो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। अब बात यह है कि इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए साइमन को लगता है कि ये काम इसी माधवन का ही होगा, इसलिए ये जानबूझकर वो बुके उठाकर माधवन के पास फेंक देता है, जबकि माधवन अपनी बातों में लगा रहता है और सोचता है कि आखिर इसे क्या हो गया। फिर हम देखते हैं कि वही माधवन दोपहर के वक्त बस स्टैंड पर खड़ा होता है घर वापस जाने के लिए, और तभी एक कार आकर उसके पास रुकती है, जिसमें से एक लड़की निकलकर उससे एक एड्रेस के बारे में पूछती है। तो ये सुनकर माधवन कहता है कि ये तो मेरा ही एरिया है, मैं आपके साथ चलता हूँ ताकि आपको रास्ता दिखा सकूं। अब कार में हम 4 लड़कियों को देखते हैं। फिर माधवन के पूछने पर उसे पता चलता है कि ये चारों असल में साइमन के घर को किराए पर देखने के लिए जा रही हैं। इसलिए वो कहता है, अरे ये आदमी बहुत ही सनकी पुलिस वाला है और मेरा पड़ोसी है, इसलिए इससे थोड़ा बचकर रहना और कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। तो इस तरह वो उनको साइमन के घर के बाहर ड्रॉप करके खुद अपने घर चला जाता है। अब वो लड़कियां साइमन से मिलने पहुंचती हैं, जो अभी किसी से फोन पर बात करते हुए बिजी होता है, इसलिए वासु उनसे बात करने लगता है। तो वो लड़कियां कहती हैं कि हमने अखबार में इस घर का ऐड देखा था, हमें एक घर किराए पर चाहिए। तो ये सुनकर वासु कहता है कि हाँ, आप सही जगह पर आए हो, वो ऐड हमने ही निकलवाया था। तो इस तरह से वो उनको फर्स्ट फ्लोर दिखाने लगता है। अब वो जगह उन चारों लड़कियों को एकदम परफेक्ट लगती है, और इसी बीच साइमन आकर उनसे घर के बारे में पूछता है। फिर उन लड़कियों के हामी भरने पर वो कहता है कि मैं पहले 50,000 रुपए एडवांस लूंगा और बाकी हर महीने 15,000 रुपए किराया होगा। तो ये सुनकर वो लड़कियां फौरन मान जाती है, जिसके बाद साइमन उन्हें उनका सामान शिफ्ट करने की परमिशन दे देता है। अब इसके बाद साइमन अपने काम पर चला जाता है। दरअसल आज उसका डिपार्टमेंट में आखिरी दिन होता है, इसलिए रिटायरमेंट से पहले ऑफिस में एक छोटा सा विदाई समारोह रखा जाता है, जहाँ सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। इसी बीच वो एक खोखली स्पीच देते हुए कहता है कि मैंने इस डिपार्टमेंट में दिन रात एक करके काम किया है और कभी रिश्वत को हाथ नहीं लगाया।
जिस वजह से मैं इतना ऊपर तक पहुंच पाया और जनता की सेवा कर पाया। इसीलिए मैं आप सभी को यही राय दूंगा कि हमेशा ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। इसके बाद शाम को जब वो ड्यूटी खत्म करके वापस लौटता है तो देखता है कि घर पर वो लड़कियां अपना सामान शिफ्ट कर चुकी होती हैं। अब इसी बीच वासु वहां आता है और उनसे कहता है कि आज साइमन साहब रिटायर हुए हैं, इसलिए उन्होंने आप लोगों के लिए नीचे छोटी सी पार्टी रखी है, तो आप डिनर के लिए फौरन नीचे आ जाओ। अब अगले सीन में सभी मिलकर खाना खाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की साइमन से पूछती है कि सर, बुरा मत मानिए, लेकिन आपकी फैमिली कहाँ है? क्या आपने कभी शादी नहीं की? तो ये सुनते ही वासु कहता है कि अरे सर ने शादी तो की, लेकिन उनकी वाइफ और बेटा बिजनेस के सिलसिले में दूर रहते हैं, जबकि सर यहाँ पर अब तक अपनी ड्यूटी संभाल रहे थे, लेकिन अब रिटायरमेंट हो चुका है तो सर देखेंगे कि उन्हें अब क्या करना है। लेकिन तभी साइमन उनसे कहता है कि वासु तुम लोगों से सच छुपा रहा है। असल में मेरी बीवी और बेटा मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते और वो मुझसे अलग रहते हैं। वो हमेशा पैसों के लिए मुझसे बात करते हैं। वो कहता है कि मैंने बचपन से गरीबी देखी है, लेकिन जब तक मैं मेहनत करके डीएसपी बना तब तक मैं अपने माता पिता और बाकी रिश्ते भी खो चुका था। इसलिए मैंने घूस लेना शुरू कर दिया ताकि खुद को सेटिस्फाई कर सकूं। अब वहाँ बैठे उस लॉयर यानी शेखर को लगता है कि साइमन नशे में सब कुछ बोले जा रहा है, इसलिए वो कहता है कि हाँ ठीक है, सब सुन लिया, अब खाना खा लो और इन बच्चों को बोर मत करो। खैर, अब खाना खाने के बाद वो चारों लड़कियां साइमन से कहती हैं कि ठीक है सर, अब हम मूवी देखने जा रहे हैं, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। अब फिर थोड़ी देर के बाद शेखर भी वहाँ से चला जाता है। अब घर में साइमन अकेले बैठकर शराब पी रहा होता है कि तभी वासु उससे पैसे मांगने लगता है। वो कहता है कि सर, मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए। तो इस पर साइमन कहता है कि मैंने तो हाल ही में तुम्हें पैसे दिए थे, अब तुम फिर से मांग कर रहे हो। तुम्हें पगार समय पर मिलती है ना, इसलिए अब कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये पैसे दान करने के लिए नहीं कमाता हूँ। तो इस तरह से वो वासु पर गुस्सा करता है और उससे पैसों के लिए साफ मना कर देता है। अब ये देखकर वासु उसे मन ही मन गाली देने लगता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी माँ के लिए मैं पैसे नहीं जुटा पा रहा। वो तो मेरी मजबूरी है कि मैं तेरे जैसे आदमी के पास काम कर रहा हूँ। अब थोड़ी देर के बाद साइमन के पास उसके एक ऑफिसर का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि सर, जेल से एक कैदी फरार हो गया है। अब ये सुनकर साइमन को झटका लगता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो कैदी वही जीवा है जिसे हमने उसके फोटो को जलाते हुए देखा था। उसका नाम सुनकर साइमन काफी सहम जाता है और अपने ऑफिसर से कहता है कि ये बात फौरन जोसेफ को बताओ और जीवा को ढूंढो और उसे जल्दी से पकड़ो। आखिर वो ऐसे कैसे भाग गया? इसके बाद डर के मारे साइमन अपनी खास बंदूक ढूंढकर उसे अपने पास रख लेता है, और इस तरह से हम एक और बार नोटिस कर पाते हैं कि साइमन और जीवा के बीच में गहरी दुश्मनी है, जिस वजह से उसके भागते ही साइमन काफी परेशान हो गया है। अब कुछ घंटों के बाद रात में अचानक घर के अंदर रहते हुए उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। अब उसी वक्त अचानक उसके पास जोसेफ का कॉल आता है कि सर, मैंने जीवा के घर जाकर चेक किया, वो अपने घर पर आया ही नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सावधान रहिए। और ऐसा कहकर वो फोन काट देता है। इसके बाद साइमन दरवाजे के पास जाकर चुपके से देखता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन इसी बीच हम एक आदमी को उसके घर की बाउंड्री के पास छुपते हुए देखते हैं। फिर वो जोसेफ को कॉल करता है, तो जोसेफ उसे बताता है कि सर, वो जीवा कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन आप परेशान मत होइए और आराम कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। जिसके बाद साइमन वापस अंदर चला जाता है। इसके बाद जब सुबह होती है तो वासु अपने गांव से माँ को देखकर लौटता है और दरवाजा खुलवाने के लिए घर की घंटी बजाता है। अब काफी देर हो जाने के बाद भी कोई उस दरवाजे को नहीं खोलता, तो वासु उसको नॉक करने लगता है और इसी बीच हल्का सा धक्का लगने पर वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये देखकर वासु को लगता है कि शायद साहब ने या उन लड़कियों से ये दरवाजा गलती से खुला रह गया होगा। और इस तरह जब वो घर के अंदर जाता है तो अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि डीएसपी साइमन के सीने में गोली लगी है और उनकी मौत हो चुकी है। ये देखकर वासु जोर जोर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है, जिसके बाद उसकी चीख सुनकर ऊपर से लड़कियां बाहर आती हैं और वहां का नजारा देखकर शॉक्ड रह जाती हैं। इसके बाद उनमें से मीरा नाम की एक लड़की तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। साथ ही वासु की चीख सुनकर साइमन का पड़ोसी माधवन भी वहां पर पहुंच जाता है, जो साइमन को मरा हुआ देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है। अब अगले सीन में हमें एसपी मोहन को दिखाया जाता है, जो अपनी फैमिली के साथ समय बिता रहा होता है। तभी उसके पास कमिश्नर का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि डीएसपी साइमन का मर्डर हो गया है, इसलिए तुम फौरन क्राइम सीन पर पहुंचो और केस को अपने हाथ में लो। तो ये सुनकर मोहन तुरंत साइमन के घर पहुंचता है, जहां भीड़ जमा हो चुकी होती है। फिर वो अपनी टीम के साथ छानबीन शुरू करता है और फॉरेंसिक टीम भी सबूत जुटाने में लग जाती है।
अब मोहन सबसे पहले वासु से पूछताछ करता है तो वासु कहता है कि सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कल रात गांव गया था क्योंकि मेरी माँ बीमार थी और जब मैं सुबह वापस आया तो ये हो चुका था। इसके बाद मोहन को पता चलता है कि हाल ही में 4 लड़कियां इस घर में किराए पर रहने के लिए आई थी। तो इस तरह अब वो उन लड़कियों से सवाल करता है जो उसे बताती हैं कि सर रात को हम सो गए थे और हमने कोई हाथापाई की आवाज भी नहीं सुनी। वो तो हम चारों वासु की चीख सुनकर जाग गए और फौरन नीचे आए, लेकिन तब तक साइमन सर मर चुके थे, जिसके बाद हमने पुलिस को बुलाया। अब मोहन पहले तो सोचता है कि ये कैसा कोइंसिडेंस है कि ये लड़कियां हाल ही में रहने आई और इसी बीच साइमन भी मर गया, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर इनमें से किसी ने कुछ किया होता तो ये इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती कि घर में ही आकर रहने लग जाएं। तो इस तरह से वो अपने शक की सुई को दूसरी दिशा में मोड़ते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब इसी बीच उसके पास वापस से कमिश्नर का कॉल आता है जिसे मोहन सारी डिटेल्स बताता है। तो कमिश्नर उससे कहता है, मुझे लगता है कि जेल से फरार कैदी जीवा ने ही साइमन का मर्डर किया होगा। असल में साइमन और जीवा के रिश्ते ठीक नहीं थे, इसलिए तुम बाकी सब छोड़ो और फौरन जीवा को पकड़ो, हो ना हो ये उसी का काम है। तो इस तरह से अब एसपी मोहन जीवा को ढूंढने में लग जाता है और अपने खबरियों को काम पर लगा देता है। फिर 1-2 दिन के बाद उसे जीवा का सुराग मिलता है और जब वो उस इलाके में पहुंचकर उसे तलाशता है तो जीवा उसे दिख जाता है, जो पुलिस को देखकर भागने लगता है। लेकिन लंबी चेजिंग के बाद आखिर में मोहन जीवा को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले ही आता है। अब पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान जीवा पहले तो रोने लगता है और चुप रहकर कुछ बताने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर थोड़ी देर मार खाने के बाद वो टूट जाता है और कहता है कि सर जिस रात में जेल से फरार हुआ मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं सबसे पहले जाकर साइमन को मारूंगा, लेकिन जैसे ही मैं उसके घर के पास गया तो वहाँ पर पुलिस की भीड़ भी आ गई थी, जिसे देखकर मैं वहाँ से भाग गया और मेरे जाने के बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। पर मोहन अभी यही सोचता है कि फॉरेंसिक वालों के हिसाब से साइमन की मौत 9:30 बजे हुई थी, जबकि ये जीवा भी ठीक उसी वक्त वहाँ गया था, इसलिए शायद ये झूठ बोल रहा है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। फिर अगले दिन ऑफिसर मोहन अपनी टीम के साथ केस पर चर्चा करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मर्डर की रात तेज बारिश हुई थी, जिससे सीसीटीवी फुटेजेस साफ नहीं है। इस तरह अब पूरी टीम बाकी और पॉइंट्स पर विचार करती है कि हत्यारे को कैसे पकड़ा जाए, लेकिन तभी अचानक मोहन के पास एक कॉल आता है जिस पर दूसरी ओर से एक लड़का कहता है कि सर मैंने ही ऑफिसर साइमन को मार डाला, और ऐसा कहकर वो उस कॉल को कट कर देता है। अब मोहन को ये सब थोड़ा अजीब लगता है और वो तुरंत अपनी टीम को उस लड़के को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। फिर कॉल करने पर नंबर की डिटेल्स से पता चलता है कि उस लड़के का नाम रॉकी है। तो इस तरह पुलिस उसकी लाइव लोकेशन निकलवाकर सीधा रॉकी के घर पहुंच जाती है। घर के बाहर पुलिस वालों को रॉकी की मां मिलती है, जिससे पूछने पर वो बताती है कि रॉकी तो अंदर है, क्यों क्या हुआ? लेकिन पुलिस उसको कोई जवाब नहीं देती और सीधा रॉकी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आती है। अब यहाँ पर पूछताछ करने के बाद रॉकी एसपी मोहन से कहता है, हाँ मैंने ही कल रात साइमन को मारा। वो कहता है कि कल रात मैं उसके घर गया और खिड़की से गोली मारकर वापस आ गया। लेकिन मोहन उसकी बातों से कुछ ही सेकंड्स में ये भांप जाता है कि ये रॉकी मेंटली ठीक नहीं है, क्योंकि कभी वो अजीब तरह से बोलता, कभी हंसने लगता। ओवरऑल उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर पहले हमें जिस आदमी को दिखाया गया था, जो साइमन का चेहरा ड्रॉ करके उस पर कीलें चुभा रहा था, तो वो कोई और नहीं बल्कि रॉकी ही था। अब थोड़ी देर के बाद थाने के बाहर रॉकी की मां पहुंच जाती है और सीनियर ऑफिसर से मिलने की मिन्नत करती है। उसके बारे में पता चलने पर मोहन बाहर आकर उस औरत से मिलता है। अब वो औरत कहती है कि सर मेरा बेटा दुबई में काम करने के लिए जा रहा था, लेकिन इसी बीच पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए डीएसपी साइमन ने उससे बड़ी रिश्वत मांगी, पर सर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए मेरे बेटे ने रिश्वत देने से मना कर दिया, जिस वजह से साइमन ने पासपोर्ट का काम रुकवा दिया और उल्टा मेरे बेटे को झूठे केस में फंसा दिया। वो कहती है कि बड़ी मुश्किल से मैं अपने बेटे को छुड़ाकर लाई, लेकिन उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया और उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई। और इसी तरह वो आखिर में मोहन को अपने बेटे रॉकी की रिपोर्ट भी दिखाती है। अब रिपोर्ट को देखकर मोहन को यकीन हो जाता है कि रॉकी की मानसिक हालत ठीक नहीं है और वो मर्डर नहीं कर सकता। इसलिए वो कहता है कि फिलहाल मैं उसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो कुछ पूछताछ के लिए बुला सकता हूँ, इसलिए आप उस वक्त घबराना मत और उसे पुलिस स्टेशन भेज देना। खैर, अब इसके बाद अगले दिन मोहन उन 4 किराएदार लड़कियों को थाने बुलाकर वापस उनसे पूछताछ करता है कि उस रात क्या हुआ था। मर्डर के बाद का तो तुमने बता दिया, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था वो मुझे जानना है। तो इस पर वो लड़कियां कहती हैं कि सर पहले हमने उनके साथ खाना खाया, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपने रिटायरमेंट की खुशी में पार्टी रखी थी, और फिर उसके बाद हम मूवी देखने चले गए। फिर मोहन पूछता है कि उस रात आते जाते वक्त क्या तुम लोगों ने कुछ अजीब देखा था जो पहले ना हुआ हो? तो इस पर वो लड़कियां कहती हैं कि नहीं सर,
हम तो 2 दिन पहले ही आए थे, तो आखिर हमें कैसे पता चलेगा अगर वहाँ कुछ अलग हुआ भी होगा तो। फिर मोहन पूछता है, क्या तुमने घर के नौकर वासु पर नजर डाली? क्या मुझे उस पर शक करना चाहिए? तो वो लड़कियां कहती हैं कि सर, वो तो नॉर्मल नौकर ही है। हाँ, कभी कभी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको देखकर लगता नहीं कि वो ऐसा करेगा। पर तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि सर, हमने उस रात पड़ोसी माधवन को साइमन सर के घर की ओर देखते देखा था और हमें पता चला था कि साइमन सर और माधवन के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। साथ ही अगर आप चाहो तो साइमन सर के दोस्त शेखर से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उस रात वो भी हमारे साथ डिनर कर रहे थे, शायद उन्हें कुछ पता हो। तो इस तरह पुलिस को इन्फॉर्म करके वो वहाँ से चली जाती हैं। अब दोपहर में जब मोहन अपनी टीम के साथ लंच कर रहा होता है तो उसे खबर मिलती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, इसलिए वो तुरंत जाकर उस फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलता है। अब वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि मर्डर से पहले साइमन और किलर के बीच में जोरदार हाथापाई हुई थी, जिसके बाद गोली सीने में लगने से उसकी मौत हुई। और जैसा गोली का एंगल है, उससे पता चलता है कि वो गोली बाएं हाथ से चलाई गई थी, यानी किलर लेफ्ट हैंडेड था। अब मोहन पूछता है कि किलर ने उसे कितनी दूर से गोली मारी होगी, तो डॉक्टर कहता है कि लगभग 5 मीटर की दूरी से। तो मोहन पूछता है कि क्या खिड़की से वो गोली चलाई जा सकती है, तो डॉक्टर कहता है कि नहीं सर, इतनी दूर से नहीं, क्योंकि गोली पास से ही लगी है। तो इस तरह अब मोहन रॉकी को वापस बुलाता है और उसके हाथ में गन देकर उसे 5 मीटर की दूरी से एक निशाना लगाने को कहता है। लेकिन जैसे ही रॉकी उस गन को शूट करने के लिए उसे ऊपर उठाता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो शूट नहीं कर पाता। ऊपर से वो राइट हैंड से गन को उठा रहा था, जिसे देखकर मोहन समझ जाता है कि ये खून उसने नहीं किया। इसके बाद वो वापस वासु को पुलिस स्टेशन बुलाकर उससे पूछताछ करने लगता है। अब वासु कहता है कि सर, हमारे साहब बहुत अच्छे आदमी थे। हाँ, कभी कभी गुस्सा जरूर करते थे, लेकिन कभी उन्होंने मेरे साथ गलत नहीं किया। ये सुनकर मोहन कहता है कि झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे तुम्हारे गांव के दोस्तों से पता चला है कि हाल ही में जब तुमने अपनी माँ के लिए उससे पैसे मांगे तो साइमन ने तुमसे मना कर दिया, जिस वजह से तुम उससे नाराज थे। तो वासु कहता है कि सर, इतने से पैसों के लिए क्या मैं उन्हें मार दूंगा? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है सर। फिर मोहन पूछता है कि तुम्हारे साहब की फैमिली कहाँ रहती है? तो वासु कहता है कि सर, उनकी फैमिली तो उनके मरने पर भी नहीं आई। वो दोनों माँ बेटे बाहर रहते हैं और उन्हें साहब के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मोहन साइमन के पड़ोसी और दोस्तों से पूछताछ करता है, जिस पर वो वकील यानी शेखर बताता है कि सर, साइमन के तो कई दुश्मन थे। ऊपर से मुझे याद है कि एक दिन जब हम साइमन के घर पार्टी कर रहे थे तो उसका एक डिलीवरी बॉय से भी झगड़ा हुआ था, जिस पर उस डिलीवरी बॉय ने साइमन को जान से मारने की धमकी दी थी। ये सुनकर अब पुलिस फौरन हरकत में आती है और डिलीवरी बॉय को पकड़ लेती है। फिर पूछताछ में वो डिलीवरी वाला कहता है कि सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने धमकी जरूर दी थी, लेकिन इतने से पैसों के लिए मैं किसी को मार नहीं सकता और मैं तो उस रात घर पर ही था, सो रहा था। इस तरह अब मोहन को उसके फोन की उस रात की लोकेशन से पता चलता है कि मर्डर की रात उसका फोन घर पर ही था, यानी वो सच बोल रहा है। अब हर तरह की जांच करने के बावजूद मोहन असली गुनहगार को नहीं पकड़ पाता और परेशान हो जाता है। इसी बीच कमिश्नर उसे फोन करके कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि उस जीवा को पकड़ लो और केस को रेस्ट दे दो, उसी ने सब कुछ किया होगा, इसलिए उसी से पूछताछ करो। थोड़ी पिटाई के बाद वो सब सच बता देगा। अब मोहन कहता है कि सर, मुझे बस 1 हफ्ता दीजिए, मैं आपके सामने असली कातिल को ले आऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जीवा का इस केस में कोई हाथ है। तभी एक लेडी सब इंस्पेक्टर उसके कैबिन में आती है और कहती है कि सर, हमें पता चला है कि जीवा कॉलेज में शूटिंग प्रैक्टिस करता था, इसलिए हो सकता है कि उसने ही साइमन को मारा हो और अब वो झूठ बोल रहा हो। तो ये सुनकर मोहन तुरंत जीवा के पास जाता है और उसे कहता है कि जीवा, हमने माना कि उस रात तुमने साइमन को नहीं मारा, लेकिन आखिर जेल से भागकर तुम उसे मारने क्यों जा रहे थे? तुम दोनों के बीच में आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी? तो ये सुनकर जीवा उसे अपनी कहानी बताने लगता है और सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जीवा अपनी बहन मेघा और परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था और उसकी बहन मेघा एक स्टेट लेवल की शूटिंग खिलाड़ी थी। साथ ही उसकी एकेडमी में वही 4 लड़कियां भी थीं जो अब साइमन के घर रेंट पर रह रही थीं। अब वो चारों लड़कियां असल में मेघा की फ्रेंड्स थीं। अब मेघा की बात करें तो वो उन सभी में सबसे बेहतरीन थी, लेकिन उसी एकेडमी में गायत्री नाम की एक और लड़की भी थी जो मेघा की प्रोग्रेस से बहुत जलती थी। फिर एक दिन जब नेशनल लेवल का कंपटीशन हुआ तो उसी दिन पुलिस ने मेघा को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उसके सामान में कुछ ड्रग्स मिले थे जो गायत्री ने ही जानबूझकर रखे थे। अब इस तरह वहाँ साइमन ही केस को देखने पहुँचा था, जिसने मेघा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अब जेल जाने से उसका करियर खत्म हो गया और उसके नाम पर दाग लग गया। फिर जैसे तैसे करके जीवा ने अपनी बहन को जेल से रिहा करवाया, लेकिन इसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई और अगले ही दिन उसने अपनी जान ले ली।
अब जीवा के साथ साथ मेघा की वो 4 फ्रेंड्स भी शॉक में थी, क्योंकि उनके हिसाब से मेघा इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती थी। और तभी पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल जीवा को फोन करके बताता है कि जीवा, तुम्हारी बहन को छोड़ने से पहले साइमन सर ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, जिस वजह से वो अंदर ही अंदर टूट गई थी और तुमको इस बारे में बता नहीं पाई, जिसके बाद मुझे पता चला कि आज उसने अपनी जान ले ली। ये सुनकर अब जीवा अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और फौरन साइमन को मारने सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। लेकिन वहाँ उल्टा पुलिस ने उसको जेल में बंद कर दिया और फिर साइमन ने उसको भी उसकी बहन के साथ वाले ड्रग्स के केस में फंसाकर लंबे वक्त के लिए जेल में डाल दिया। तो प्रेजेंट में जीवा मोहन को सब कुछ बता देता है, लेकिन स्पेसिफिकली उन 4 फ्रेंड्स के बारे में नहीं बताता। और इसी बीच मोहन का कलीग उसे फोन करके कहता है कि सर, वो जो 4 लड़कियां किराए पर रह रही हैं, उन्होंने अपना वर्किंग एड्रेस गलत बताया है। हमें पता चला है कि वो उस कंपनी में काम ही नहीं करती। तो ये सुनकर मोहन को उन पर शक होने लगता है कि कहीं वो मूवी देखने जाने वाली बात भी उन्होंने झूठ तो नहीं बोली थी। इसलिए अब वो थिएटर जाकर उस दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिसमें उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन वो ऐसा क्या देखता है, ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहन उसी दिन सीधा मेघा की एकेडमी जाकर उसके कोच से पूछताछ करता है। तो वो कोच कहता है कि सर, मेघा तो बहुत होनहार थी, वो नशे जैसे मामले में कभी नहीं पड़ती और वो अपनी मेहनत से ही स्टेट चैंपियन बनी थी। इसके बाद वो कोच भी मोहन को गायत्री के बारे में बताते हुए कहता है कि सभी को लगता है कि ये सब मामला गायत्री ने ही खड़ा किया था। इसके बाद मोहन को उस गायत्री का ख्याल आता है जिसके बारे में जीवा ने भी उसे बताया था। अब गायत्री के पास जाकर पूछने पर वो कहती है कि मेघा के कमरे में नशे के पैकेट्स मिले थे, जिस वजह से पुलिस उसे ले गई और फिर उसने खुद की जान ले ली। मुझे बस इतना पता है और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है सर। अब मोहन पहले तो उसकी बात ध्यान से सुनता है, लेकिन फिर आखिर में धमकी देता है, मैं केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, इसलिए अगर तुम्हारा नाम सामने आया तो बहुत बुरा होगा। तो इस पर गायत्री उसे एक सच बता देती है। वो कहती है कि सर, असल में कॉलेज टाइम में मैं मेघा से जलती थी और ये बात मेरे पिता को पता चल चुकी थी कि मेघा ही है जो मुझे कंपटीशन में हरा सकती है। इसलिए मेरे पिता ने साइमन सर के साथ मिलकर उसको गिरफ्तार करवा दिया था ताकि वो कंपटीशन में ना जा सके। लेकिन साइमन सर ने मेरे पिता को बिना बताए वो नशे का केस डाल दिया, जिससे मेरे पिता भी उनसे बहुत नाराज हुए। लेकिन फिर बाद में पता चला कि दुखी होकर मेघा ने खुद को ही खत्म कर दिया। तो मेरे पिता डर की वजह से सामने नहीं आ पाए, क्योंकि उन्हें लगा कि इस सब में वो और फंस जाएंगे। लेकिन सर, साइमन सर के मर्डर में हमारा कोई हाथ नहीं है। तो इस तरह से अब सच जानने के बाद मोहन जैसे ही वहाँ से निकलता है, तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें गायत्री और मेघा शूटिंग कर रही होती हैं और साइड में वही 4 लड़कियां बैठी होती हैं। अब वो उन चारों को उस फोटो में देखकर शॉक होते हुए पूछता है कि ये लड़कियां इस फोटो में कैसे? तो गायत्री बताती है कि सर, ये हमारे कॉलेज की फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ शूटिंग की प्रैक्टिस करती थी। ये सुनते ही मोहन पूरा खेल समझ जाता है और इसके बाद वो फौरन उन चारों को पुलिस स्टेशन बुला लेता है। इसके बाद वो उनसे सच उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो मेघा को जानने से इनकार करती हैं, तो पहले वो उन्हें वो वाला फोटो दिखाता है और इसी बीच गायत्री और एक दूसरे दोस्त को भी बुला लेता है। अब गायत्री को देखकर सारी लड़कियां घबरा जाती हैं, जिसके बाद वो सच बताना शुरू कर देती हैं। वो बताती हैं कि सर, उस रात हमने खाना खाया और फिर मूवी देखने चले गए, लेकिन थिएटर में सिर्फ 2 लड़कियां ही गईं। बाकी लड़कियां पार्किंग में कपड़े बदलकर वापस साइमन के घर लौट आईं। अब उस वक्त साइमन अकेला था, जिसके बाद हमने मौका पाकर उसे पकड़ा और धमकी दी कि तुमने मेघा के साथ गलत किया, जिससे उसने खुद की जान ले ली, इसलिए आज हम उसका बदला लेने आए हैं। वो आगे बताती हैं कि उस वक्त काफी देर तक हमारे बीच में हाथापाई हुई, लेकिन वो नशे में था, इसलिए हम पर भारी नहीं पड़ पाया। इसके बाद मीरा ने उसे शूट कर दिया और वो गोली उसके सीने में जाकर लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब यहाँ हमें पता चलता है कि असल में जो सीसीटीवी फुटेज मोहन ने जाकर थिएटर में चेक किया था, तो उसने पार्किंग में यही देखा था कि 2 लड़कियां तो मूवी देखने गई हैं, जबकि 2 लड़कियां कपड़े बदलकर वापस कहीं के लिए निकल गई हैं। और दोस्तों, अगर हम ध्यान दें तो डायरेक्टर ने हमें जितनी बार भी मीरा को इस मूवी में दिखाया है, तो उस वक्त हमें ये हिंट दी गई है कि मीरा लेफ्ट हैंडर है। साथ ही जब वो एक बार पुलिस स्टेशन आई थी, तो वहाँ रखे कप्स को भी सभी ने राइट हैंड से उठाया था, लेकिन उसने अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल किया था, जो खुद मोहन ने भी नोटिस किया था। और ना ही मूवी में इसके बारे में कुछ बताया गया है। ये सिर्फ हिडन डिटेल्स हैं जो मैंने नोटिस की। इवन उसने जब साइमन के मरने के बाद पुलिस को फोन लगाया, तो तब भी वो मोबाइल उसने लेफ्ट हैंड में होल्ड करके रखा था। अब प्रेजेंट में मोहन उन लड़कियों को गिरफ्तार करके जेल में डालने का ऑर्डर दे देता है
और इस तरह से ये केस सॉल्व हो जाता है। अब इसके कुछ ही दिनों के बाद हम देखते हैं कि जीवा रिलीज हो चुका है, जिसके बाद वो मोहन से आकर मिलता है। अब मोहन उसे समझाता है कि जीवा, तुम्हारी बहन के साथ गलत हुआ, लेकिन साइमन को सजा मिल गई, इसलिए अब तुम अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजारो। तो ये सुनकर जीवा वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसी रात वो उस गायत्री के घर जाता है जहाँ गायत्री का पिता भी मौजूद था। और जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ता है, उसी के साथ ये मूवी दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी, ये जानने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।